कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के घने जंगलों के बीच बहने वाली एक बड़ी नदी से, जहां एक बड़ी बोट धीरे धीरे घने जंगल की तरफ बढ़ रही होती है। इस बोट में जेसन नाम का एक एक्सपीरियंस्ड गाइड कुछ लोगों को लेकर जंगल के अंदर जा रहा होता है। ये लोग यहाँ घूमने नहीं आए थे, बल्कि ये लोग एक ऐसे रहस्यमयी फूल की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इंसान की उम्र बढ़ा सकता है और जिसकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन इस जंगल तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इस समय यहाँ बारिश का मौसम चल रहा था। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और हर तरफ घना जंगल फैला हुआ था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस जंगल में वो सिर्फ एक फूल की तलाश में आए हैं, उस जंगल पर इंसानों का नहीं बल्कि विशाल एनाकोंडा का राज है। वो जगह श्रापित है और जहरीले सांपों से भरी हुई है, और एक बार जो भी उनके इलाके में चला जाता है उसका जिंदा वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फ्लिक मूवीज की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। अमेरिका की एक दवा बनाने वाली कंपनी को इंडोनेशिया के बोर्नियो जंगल में ब्लड ऑर्किड नाम के एक बेहद अजीब फूल के बारे में पता चलता है। ये फूल हर 7 साल में सिर्फ एक बार खिलता है और सिर्फ 6 महीने तक ही जिंदा रहता है। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस फूल में ऐसा खास केमिकल है जो इंसान की उम्र बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन इस फूल की उम्र इतनी कम होती है कि इंसानों पर टेस्ट करने से पहले ही ये मर जाता है। अब इस फूल के खिलने का समय खत्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे। अगर इस बार मौका निकल जाता तो उन्हें फिर पूरे 7 साल इंतजार करना पड़ता। इसलिए कंपनी तुरंत एक टीम तैयार करती है और उन्हें इंडोनेशिया के बोर्नियो के जंगलों में भेज देती है। जेसन सबको कहता है कि सुरक्षित रास्ते से जाएंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन सफर सुरक्षित रहेगा। लेकिन टीम का लीडर जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए वह सबसे खतरनाक शॉर्टकट चुन लेता है। थोड़ी देर बाद टीम की एक मेंबर जूली आराम करने के लिए जहाज के केबिन में चली जाती है। तभी उसे पास रखी एक अलमारी के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। पहले तो वह घबरा जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके धीरे धीरे अलमारी के पास जाती है और उसे खोलती है। अंदर देखने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। जूली चैन की सांस लेती ही है कि तभी अचानक कोई चीज उसके सामने आ जाती है। वह जोर से चीख पड़ती है और रोते हुए कहने लगती है कि कोई चीज उस पर हमला करने वाली थी। इतने में जेसन अंदर आता है। वह उस चीज को पकड़कर बाहर निकालता है। तब सबको पता चलता है कि वो कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक छोटा सा बंदर था। असल में वो बंदर जेसन का पालतू था और हमेशा उसके साथ ही रहता था। रात हो जाती है और पूरी टीम साथ बैठकर खाना खाने लगती है। तभी वो छोटा बंदर वहां आकर एक केला खाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन उसे केला नहीं देता। वह कहता है कि तुम पहले ही खाना खा चुके हो, अब और नहीं मिलेगा। बंदर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह चुपचाप डेक पर जाता है, वहां से पेड़ पर छलांग लगाता है और खुद ही फल तोड़कर खाने लगता है। लेकिन जब वह फल खाकर वापस मुड़कर देखता है, तब तक जहाज काफी आगे निकल चुका होता है। बंदर पूरी ताकत से उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक विशाल सांप पर पड़ती है जो उसे घूर रहा होता है। बंदर बुरी तरह डर जाता है और जान बचाने के लिए जितनी तेजी से हो सकता है भागने लगता है। भागते भागते वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो विशाल सांप भी पेड़ पर चढ़ सकता है। अगली सुबह जेसन को पता चलता है कि उसका पालतू बंदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह पूरे जहाज में उसे ढूंढने लगता है, लेकिन बंदर का कोई पता नहीं चलता। उसी समय जूली जहाज के किनारे खड़ी होकर फोन पर बात कर रही होती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे नदी में गिर जाती है। गिरते समय वह किसी तरह पास में तैर रहे एक फ्लोट को पकड़ लेती है, इसलिए डूबने से बच जाती है। लेकिन गिरने के दौरान उसके हाथ पर गहरी चोट लग जाती है और उसमें से काफी खून बहने लगता है। जेसन तुरंत उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक मगरमच्छ उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। जेसन बिना एक पल गंवाए नदी में कूद जाता है और जूली को बचाने की कोशिश करता है। मगरमच्छ लगातार उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता रहता है। जेसन अपनी छोटी सी छुरी निकालता है और मगरमच्छ से भिड़ जाता है। कुछ देर तक पानी के अंदर जबरदस्त संघर्ष चलता है। ऊपर खड़े बाकी लोग घबराकर सब कुछ देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जेसन पानी से बाहर निकलता है। जूली भी सुरक्षित बाहर आ जाती है। तभी सबकी नजर उस मगरमच्छ पर पड़ती है। जेसन उसे अपनी छुरी से मार चुका होता है। इतना बड़ा मगरमच्छ अकेले मार देना किसी के लिए भी आसान बात नहीं थी। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मगरमच्छ से छुटकारा मिलने के बाद टीम फिर से अपने सफर पर निकल पड़ती है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि उनके पीछे पड़ा मरा हुआ मगरमच्छ अचानक पानी के अंदर किसी बड़ी चीज ने खींच लिया है। इससे साफ था कि इस नदी में मगरमच्छ से भी कहीं ज्यादा खतरनाक कोई जीव मौजूद था। कुछ देर बाद वे लोग नाव रोकते हैं ताकि जूली के हाथ पर ठीक से पट्टी की जा सके। पट्टी करने के बाद माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। सभी लोग बैठकर शराब पीने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। कोई सोच रहा था कि रिसर्च सफल होने के बाद कितने पैसे मिलेंगे, तो कोई अपने आने वाले शानदार भविष्य के सपने देख रहा था। तभी अचानक बाहर से कोई आवाज आती है। सब लोग घबरा जाते हैं
लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि जेसन का पालतू बंदर वापस लौट आया है। हालांकि इस बार वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था, जैसे जंगल में उसने कोई बेहद डरावनी चीज देख ली हो। रात होते होते तेज बारिश शुरू हो जाती है। इतनी जोरदार बारिश होती है कि देखते ही देखते नदी का पानी काफी ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर जेसन सबको चेतावनी देता है। वह कहता है कि इस रास्ते पर आगे जाना अब बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा कि हम वापस लौटकर दूसरा रास्ता लें। ऐसा करने से 2 या 3 दिन ज्यादा लगेंगे, लेकिन कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन माइक उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर इस बार फूल नहीं मिला तो उन्हें पूरे 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। जेसन फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि वह इतनी बड़ी जोखिम नहीं उठाएगा। तब माइक उसे लालच देता है। वह कहता है कि अगर जेसन इस खतरनाक रास्ते से जाने के लिए तैयार हो जाए तो वह उसे $50,000 अलग से देगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अगली सुबह बारिश तो रुक जाती है, लेकिन नदी का पानी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता है। ऊपर से टूटे हुए पेड़ और लकड़ियां पानी में तैर रही होती हैं। नदी का किनारा तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक नाव का स्टीयरिंग पानी में तैर रही एक बड़ी लकड़ी में फंस जाता है। जेसन तुरंत इंजन वाले हिस्से में जाकर जांच करता है, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। उसे पता चलता है कि इंजन का एक जरूरी पार्ट भी खराब हो चुका है। उसे ठीक करने का समय भी नहीं था, क्योंकि सामने नदी 2 हिस्सों में बंटने वाली थी। जेसन दौड़कर वापस कंट्रोल रूम में आता है और पूरी ताकत से नाव मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीयरिंग बिल्कुल भी काम नहीं करता। तभी सभी लोग सामने देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। उनके ठीक सामने एक बहुत बड़ा झरना था। जेसन इंजन चालू रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इंजन भी अचानक बंद हो जाता है। अब नाव पूरी तरह नदी के तेज बहाव के भरोसे थी। सभी लोग बेबस होकर देखते रह जाते हैं और नाव सीधे उस विशाल झरने की तरफ बहने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद नाव तेजी से झरने से नीचे गिर जाती है। जोरदार टक्कर लगते ही नाव पूरी तरह टूटकर बिखर जाती है। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि टीम के सभी लोगों को तैरना आता था, इसलिए थोड़ी मशक्कत के बाद वे किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि उनके बिल्कुल पास से एक बहुत बड़ा अजगर चुपचाप पानी में तैरता हुआ निकल गया था। किनारे पर पहुंचने के बाद सबसे पहले सभी लोग अपना सामान देखने लगते हैं, लेकिन हादसे में उनका लगभग सारा सामान नदी में बह चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक नक्शा, कुछ जरूरी औजार और एक सैटेलाइट फोन बचा था। खाने का सामान, कैंपिंग का सामान और बाकी ज्यादातर चीजें पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। अब सभी लोग बैठकर सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। तभी जेसन कहता है कि उसका एक दोस्त पास के इलाके में नाव चलाता है। अगर वह उसे फोन कर दे तो वह आकर उन्हें यहाँ से ले जा सकता है। अगर वे पैदल चलते हुए उसका इंतजार करें तो उसे यहाँ पहुँचने में करीब 2 दिन लगेंगे। लेकिन अगर वे जंगल के बीच से शॉर्टकट रास्ता लें तो पूरा सफर लगभग 1 दिन कम हो जाएगा। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद सभी लोग जंगल वाले रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद जेसन अपने दोस्त को सैटेलाइट फोन से कॉल करता है। दोनों के बीच $3,000 में उन्हें लेने की बात तय हो जाती है और उसका दोस्त भी आने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पूरी टीम जंगल के अंदर चलना शुरू कर देती है, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही उनका रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। आगे जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं बचता। समय बचाने के लिए सभी लोग फैसला करते हैं कि उन्हें सामने बह रही नदी को पैदल पार करना होगा। सबसे आगे जेसन चलता है और बाकी सभी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगते हैं। वे लोग अभी थोड़ा ही आगे बढ़े होते हैं कि ऊपर पेड़ों पर बैठे बंदर अचानक बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन टीम का कोई भी सदस्य इस बात का मतलब नहीं समझ पाता। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पास ही कहीं एक विशाल अजगर उन पर नजर रखे हुए था। उसी समय एलेक्स को महसूस होता है कि पानी के अंदर से कोई बड़ी चीज उसके पैरों के पास से निकल कर गई है। वह तुरंत बाकी लोगों को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सबको लगता है कि शायद उसे सिर्फ वहम हुआ है, इसलिए सभी लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे पीछे चल रहा एक आदमी मजाक मजाक में जूली को डराने की कोशिश करता है। जूली भी हंसते हुए सोचती है कि वह हमेशा की तरह मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब वह उसे कई बार आवाज देती है और कोई जवाब नहीं मिलता, तब सभी लोगों को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। अगले ही पल वह आदमी अचानक पानी से बाहर उछलता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह पानी में कूद रहा हो या अजीब तरह से नाच रहा हो, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसे नीचे से किसी बहुत बड़ी चीज ने पकड़ रखा था। ये नजारा देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता और सभी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से किनारे की तरफ भागने लगते हैं। किसी तरह सभी लोग नदी से बाहर निकल आते हैं। अब सबके चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। वे समझ चुके थे कि जिस चीज ने उनके साथी पर हमला किया है वह कोई साधारण जानवर नहीं है। किनारे पर पहुंचने के बाद एलेक्स तुरंत कहता है
कि हमें अभी इसी वक्त सैटेलाइट फोन से मदद बुलानी चाहिए। लेकिन तभी सबको याद आता है कि सैटेलाइट फोन तो उस साथी के बैग में था जिसे अभी अभी वो रहस्यमयी विशाल अजगर पानी के अंदर खींच कर ले गया है। ये सुनते ही एलेक्स का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब यहाँ से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। जेसन उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि आमतौर पर इतने बड़े अजगर अपना एक इलाका बनाकर रहते हैं, इसलिए यहाँ शायद सिर्फ वही एक अजगर होगा और उसने अभी अभी इतना बड़ा शिकार किया है कि उसे पचाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। इसलिए फिलहाल उसके दोबारा हमला करने की संभावना बहुत कम है। लेकिन तभी जूली कहती है कि अब इस मिशन को यहीं खत्म कर देना चाहिए। उनके लिए अपनी जान किसी भी फूल से ज्यादा कीमती है। मगर माइक उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि अगर इस बार मौका हाथ से निकल गया तो उन्हें फिर पूरे 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। कंपनी ने इस मिशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अगर वे अब खाली हाथ लौट गए तो उनके मरे हुए साथी की कुर्बानी भी बेकार चली जाएगी। इसलिए वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। जूली और माइक के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे की बात सुनने को भी तैयार नहीं होते। तभी लीसा बीच में आकर कहती है कि अभी यहाँ खड़े होकर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। पहले किसी तरह उस नाव तक पहुँचते हैं, फिर आराम से फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बाकी सभी लोग भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और पूरी टीम फिर से आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते जेसन लीसा से अकेले में एक बात कबूल करता है। वह कहता है कि उसे शुरू से ही इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लीसा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब जेसन उसे सच बताता है। वह कहता है कि माइक ने उसे पहले ही $50,000 देने का वादा किया था ताकि वह इस खतरनाक रास्ते से टीम को लेकर जाए। पैसे के लालच में आकर उसने अपनी समझदारी छोड़ दी और सबकी जान खतरे में डाल दी। ये बात सुनकर लीसा पूरी तरह चौंक जाती है क्योंकि टीम में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद चलते चलते रॉस की नजर एलेक्स की गर्दन पर पड़ती है। उसकी गर्दन पर एक बड़ा जोंक चिपका हुआ था। जेसन तुरंत लाइटर निकालता है और आग की गर्मी से उसे हटाने लगता है। फिर वह एलेक्स की शर्ट उठाकर उसकी पीठ भी देखने लगता है। वहां भी कई झोंक चिपकी हुई थीं। जेसन एक एक करके सभी झोंकों को हटाता है जबकि बाकी लोग वहीं बैठकर थोड़ा आराम करने लगते हैं। इसी बीच रॉस अपने जूते पहनने लगता है। तभी सामने खड़ा अकिन उसे रोक देता है। वह कहता है कि पहले जूते के अंदर देख लो। रॉस जब ध्यान से देखता है तो उसके जूते के अंदर एक बड़ा जहरीला मकड़ा बैठा होता है। अकिन कहता है कि अगर इस मकड़े ने काट लिया तो इंसान का पूरा शरीर 2 दिन तक सुन्न पड़ सकता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी माइक उसे रोक देता है। वह मकड़े को सावधानी से पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर लेता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जेसन सभी से कहता है कि अब फिर से चलना होगा। दूसरी तरफ जेसन का दोस्त जिसने उन्हें लेने आने का वादा किया था आराम से अपनी नाव चलाते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है। अचानक उसकी नाव किसी भारी चीज से टकरा जाती है और वहीं रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वह तुरंत उठकर देखने जाता है लेकिन तभी नाव अचानक उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और तेजी से किनारे की तरफ जाकर टकरा जाती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और पूरी नाव में आग लग जाती है। दूर से यह धमाका जेसन और उसकी टीम भी देख लेती है। धमाका देखते ही जेसन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि शायद ये उसी के दोस्त की नाव है। सभी लोग बिना समय गंवाए दौड़कर वहां पहुंचते हैं। पास जाकर देखने पर उनकी आशंका सच निकलती है। वो सचमुच जेसन के दोस्त की नाव थी। माइक को लगता है कि शायद उसका दोस्त शराब पीकर नदी में गिर गया होगा, लेकिन जेसन बाकी लोगों से कहता है कि पहले पूरी नाव में जरूरी सामान ढूंढो। सभी लोग काफी देर तक तलाश करते हैं लेकिन उन्हें कोई काम की चीज नहीं मिलती। उसी दौरान अकिन को एक मछली दिखाई देती है जिसका पेट फटा हुआ था और उसके सारे अंदरूनी अंग गायब थे। ये देखकर जेसन कहता है कि ऐसा काम शायद यहाँ रहने वाली आदिवासी हेडहंटर जनजाति का हो सकता है। ये सुनते ही एलेक्स के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। इसके बाद सभी लोग पास की छोटी नदी के किनारे किनारे चलते हुए किसी गांव की तलाश करने लगते हैं, लेकिन जंगल के बीच से गुजरते समय उन्हें एक लाश दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये वही आदमी है जो उन्हें लेने नाव से आ रहा था। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उस पर किसी विशाल अजगर ने हमला किया था। तभी जेसन सबको एक जरूरी बात बताता है। वह कहता है कि अजगर हर बार अपने शिकार को तुरंत नहीं खाता। अगर खाना खाने के बाद उसे किसी तरह का खतरा महसूस हो जाए तो वह अपना शिकार उगल देता है और फिर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह एक और बात बताता है। वह कहता है कि नर अजगर आमतौर पर अपना इलाका बनाकर रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें कहीं मादा अजगर के हीट में होने की गंध मिल जाए तो चारों तरफ से बहुत सारे नर अजगर उसी जगह इकट्ठा होने लगते हैं।
यही वजह है कि हमें अंधेरा होने से पहले किसी सुरक्षित गांव तक हर हाल में पहुंचना होगा। ज्यादा देर तक तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें एक छोटा सा गांव मिल जाता है, लेकिन गांव में पहुंचते ही सभी लोगों को कुछ अजीब महसूस होता है। पूरा गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा था। वहां एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि माहौल और भी डरावना लग रहा था। तभी उनकी नजर एक बहुत बड़े अजगर की लाश पर पड़ती है, लेकिन ये अजगर उस अजगर से भी कहीं ज्यादा विशाल था जिसे उन्होंने पहले देखा था। इतना बड़ा अजगर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि गांव के सभी आदिवासी अपनी नावों में बैठकर यहां से भाग चुके हैं, यानी उन्होंने पहले ही किसी बड़े खतरे का अंदाजा लगा लिया था। नदी किनारे काफी सारी लकड़ियां और दूसरी चीजें पड़ी थीं। उन्हें देखकर जेसन कहता है कि अगर यहाँ के लोग नाव छोड़कर चले गए हैं तो हम इन्हीं सामानों से अपनी एक नई नाव बना सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग तुरंत काम में लग जाते हैं। रात हो चुकी थी। सभी लोग मशाल जलाकर नाव बनाने में जुट जाते हैं। उसी दौरान माइक पास रखे एक बड़े पानी के ड्रम में मुंह धोने जाता है। तभी उसकी नजर ड्रम के अंदर किसी चीज पर पड़ती है। वह उसे हटाकर देखता है तो अंदर वही ब्लड ऑर्किड का फूल रखा होता है जिसे ढूंढने के लिए वे लोग इतनी दूर आए थे। फूल को देखकर माइक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी वह कहता है, अब समझ में आया कि यहाँ के अजगर इतने बड़े क्यों हैं। उन्होंने भी शायद इसी फूल को खाया होगा। अगर ये फूल सच में उम्र बढ़ा सकता है तो इसकी ताकत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। तभी जूली उसकी बात बीच में काट देती है। वह कहती है, अब ये मिशन यहीं खत्म हो चुका है। इस समय सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि फूल मिला या नहीं। सबसे जरूरी बात ये है कि हम सब जिंदा यहाँ से वापस कैसे निकलेंगे। बाकी लोग भी जूली की बात का समर्थन करते हैं। वे माइक को समझाते हैं कि अभी वापस चलना ही सही रहेगा। अगर किस्मत में होगा तो 7 साल बाद दोबारा आ जाएंगे। जान रहेगी तभी तो दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन माइक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो अब खाली हाथ वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर 7 साल बाद ये फूल यहाँ मिला ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। तभी लीसा सबके सामने एक और सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि जेसन ने उसे बता दिया है कि माइक ने उसे $50,000 देकर इस खतरनाक रास्ते पर आने के लिए मनाया था। ये बात सुनते ही बाकी सभी लोग गुस्से से भर जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि माइक ने अपने फायदे के लिए सभी की जान खतरे में डाल दी थी। अब किसी का भी उस पर भरोसा नहीं बचता। इसके बाद सभी लोग फैसला कर लेते हैं कि अब वे माइक की एक भी बात नहीं मानेंगे। जो करना है मिलकर करेंगे। इतना तय करने के बाद वे फिर से नाव बनाने में लग जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी छोटी नाव तैयार हो जाती है। तभी रॉस अपना सामान समेट रहा होता है। अचानक उसे माइक के बैग के अंदर एक पिस्तौल और एक सैटेलाइट फोन दिखाई देता है। रॉस ये देखकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत फोन निकालकर मदद के लिए कॉल करने ही वाला होता है कि तभी माइक वहां पहुंच जाता है। रॉस गुस्से में उससे पूछता है, तुमने सैटेलाइट फोन सबसे छुपाकर क्यों रखा? अगर ये फोन पहले मिल जाता तो हम कब के मदद बुला चुके होते। माइक बिना घबराए जवाब देता है, अगर तुम लोगों ने पहले ही मदद बुला ली होती तो ये पूरा मिशन यहीं खत्म हो जाता। मुझे बस कुछ घंटे और चाहिए। पहले हम फूल के सैंपल ले लेते हैं, फिर आराम से मदद बुला लेंगे। उसके बाद जो भी पैसा मिलेगा हम सब बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन रॉस उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। रॉस माइक की बात बिल्कुल नहीं मानता। वह सैटेलाइट फोन से मदद बुलाने की जिद पर अड़ा रहता है। तभी माइक अचानक उसके ऊपर वही जहरीला मकड़ा छोड़ देता है जिसे उसने पहले डिब्बे में बंद करके रखा था। मकड़ा रॉस के हाथ पर काट लेता है। कुछ ही सेकंड में जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है। अब वह न ठीक से हिल पा रहा था और न ही मुंह से एक शब्द बोल पा रहा था। दूसरी तरफ माइक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह आराम से अपना सामान समेटता है और फिर वापस बाकी लोगों के पास चला जाता है। टीम के पास पहुंचकर माइक कहता है, रॉस थोड़ा थक गया है, वह आराम कर रहा है। जब हम निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे तब उसे भी बुला लेंगे। लीसा को उसकी बात पर थोड़ा शक होता है। उसे लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वह अकेले रॉस को देखने चली जाती है। वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि रॉस बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। वह न हिल रहा था और न ही कुछ बोल पा रहा था। लीसा तुरंत उसके पास जाती है। तभी उसकी नजर रॉस के हाथ पर पड़े एक छोटे से काटने के निशान पर जाती है। बस उसी पल लीसा समझ जाती है कि रॉस के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके ठीक पीछे छत की लकड़ी पर एक विशाल अजगर चुपचाप लटका हुआ है। वह बिना पीछे देखे वापस माइक के पास लौट आती है और उससे सवाल करने लगती है, लेकिन माइक साफ कह देता है कि उसे कुछ नहीं पता। उसी समय अचानक सबको पीछे से तेज आवाज सुनाई देती है। सभी लोग भागकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रॉस को विशाल अजगर निगल चुका होता है। ये नजारा देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। जेसन तुरंत सबको वहां से भागने के लिए कहता है। फिर वह पास पड़ी मशाल उठाकर पूरे घर में आग लगा देता है ताकि अजगर कुछ देर के लिए वहीं रुक जाए।
सभी लोग जान बचाकर नदी की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वे नदी किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माइक पहले ही नई बनी नाव लेकर वहां से निकल चुका है। उसे जाते देखकर लीसा तुरंत एक योजना बनाती है। वह कहती है माइक नाव से जा रहा है, इसलिए उसे नदी के मोड़ों के साथ घूमकर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम जंगल के बीच से सीधा रास्ता पकड़ें तो शायद उससे पहले पहुंच सकते हैं। बाकी लोगों को उसकी बात सही लगती है। बिना देर किए सभी लोग जंगल के अंदर दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन भागते भागते अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और सभी लोग सीधे एक गुफा के अंदर गिर जाते हैं। गुफा के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उन्हें आसपास से सांपों की डरावनी फुफकार सुनाई देने लगती है। ये आवाज सुनते ही सभी लोग घबराकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। सबसे पीछे चल रहा एलेक्स अचानक महसूस करता है कि उसके पीछे पानी में कुछ बहुत बड़ा तैर रहा है। वह डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है। पानी में सचमुच कोई बड़ी चीज उसकी तरफ आ रही होती है। घबराहट में उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है। जब वह टॉर्च उठाकर दोबारा जलाता है तब तक उसके बाकी साथी वहां से आगे निकल चुके होते हैं। अब वह गुफा में बिल्कुल अकेला रह जाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वह जल्दी जल्दी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसकी टॉर्च भी खराब हो जाती है और चारों तरफ पूरा अंधेरा छा जाता है। एलेक्स का डर और बढ़ जाता है। तभी किस्मत से अकिन वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर एलेक्स की जान में जान आती है। अब दोनों साथ मिलकर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक अकिन का पैर फिसल जाता है और वह सीधे नीचे बह रही जमीन के अंदर वाली नदी में गिर जाता है। अकिन जैसे ही नीचे बह रही नदी में गिरता है, वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। वह इधर उधर तैरकर कोई रास्ता ढूंढता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उसकी एक भी कोशिश काम नहीं आती। तभी अचानक पानी के अंदर से एक विशाल अजगर उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ता है। अकिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अजगर उस पर हमला कर देता है। कुछ ही पल में अकिन की मौत हो जाती है। सच कहूँ तो बचपन में ये सीन देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। उस समय मुझे हमेशा लगता था कि अकिन को मरना नहीं चाहिए था। उधर ऊपर खड़ा एलेक्स अभी तक नहीं समझ पाया था कि नीचे क्या हुआ है। वह बार बार अकिन को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी नजर पानी में बहते हुए खून पर पड़ती है। खून देखते ही उसे समझ आ जाता है कि अकिन अब जिंदा नहीं है। ये देखकर एलेक्स बुरी तरह डर जाता है। वह पूरी ताकत से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। कुछ देर बाद भागते भागते वह जेसन, लीसा और जूली के पास पहुंच जाता है। उसी समय उन्हें गुफा से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगते हैं, पीछे से एक विशाल अजगर उनका पीछा करते हुए आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। सबसे आगे चल रहे तीनों लोग किसी तरह बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सबसे पीछे चल रहा एलेक्स बीच रास्ते में ही फंस जाता है। वह जितनी कोशिश करता है उतना ही ज्यादा फंसता चला जाता है। उसी समय विशाल अजगर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एलेक्स डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी लीसा बिना अपनी जान की परवाह किए वापस उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वह पूरी ताकत लगाकर एलेक्स को खींचने की कोशिश करती है। आखिरकार जोर लगाकर वह उसे बाहर निकाल ही लेती है, लेकिन इससे पहले कि दोनों वहां से दूर जा पाते, अजगर फिर से हमला कर देता है और एलेक्स को अपनी मजबूत कुंडली में लपेटकर पेड़ के साथ कसकर जकड़ लेता है। एलेक्स का दम घुटने लगता है और वह बेहोश होने लगता है। अजगर जैसे ही उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोलता है, तभी जेसन पीछे से दौड़ता हुआ आता है। वह बिना एक सेकंड गंवाए अपनी बड़ी छुरी से अजगर पर जोरदार वार कर देता है। वार इतना सटीक होता है कि अजगर वहीं ढेर हो जाता है और एलेक्स उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तब तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से वह बेहोश हो चुका होता है। लीसा तुरंत उसके पास बैठती है और उसे बचाने के लिए कृत्रिम सांस देना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद एलेक्स धीरे धीरे होश में आ जाता है। उसे जिंदा देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ माइक सैटेलाइट फोन से अपनी कंपनी को कॉल करता है, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं बताता। वह झूठ बोलता है कि रास्ते में उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। बाकी टीम के सभी लोग मर चुके हैं और सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा है। वह कंपनी से कहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी मदद के लिए लोगों को भेजा जाए। फोन करने के बाद माइक अकेला ही आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर की तलाश के बाद आखिरकार उसे वही जगह मिल जाती है जहां बड़ी मात्रा में ब्लड ऑर्किड के फूल खिले हुए थे। इतने सारे फूल एक साथ देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ठीक उसी समय दूसरी तरफ जेसन, लीसा, जूली और एलेक्स भी वहां पहुंच जाते हैं। माइक अभी फूलों को देखकर खुश हो रहा होता है, इसलिए ये लोग चुपचाप उसकी नाव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि बिना उसके पता चले वहां से निकल सकें। लेकिन जैसे ही वे नाव के पास पहुंचते हैं, माइक अचानक पीछे से बंदूक लेकर उनके सामने आ जाता है। वह सभी पर बंदूक तान देता है और साफ कहता है कि अगर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम भी रॉस जैसा ही होगा। जेसन मौका देखकर छुरी से हमला करने की कोशिश करता है,
लेकिन माइक बिना देर किए उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही जेसन घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब बाकी लोगों की हिम्मत भी जवाब दे देती है और कोई भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता। जेसन के घायल होने के बाद माइक पूरी तरह हालात पर कब्जा कर लेता है। वह बंदूक दिखाकर सबको धमकाता है और कहता है कि अब सभी लोग उसकी बात मानेंगे। इसके बाद वह सबको अपने साथ उन फूलों वाली जगह पर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, सामने का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां जहां ब्लड ऑर्किड के फूल खिले हुए थे, वहां चारों तरफ दर्जनों विशाल अजगर पड़े हुए थे। कुछ आराम कर रहे थे, कुछ एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए थे और कुछ धीरे धीरे इधर उधर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका अजगरों का अड्डा हो। इतने सारे विशाल अजगरों को एक साथ देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि नीचे उतरे। लेकिन माइक को सिर्फ फूल चाहिए थे, उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी। अचानक वह जेसन के सिर पर जोर से वार करता है। पहले से घायल जेसन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद माइक एलेक्स और जूली को बांध देता है ताकि वे कुछ न कर सकें। फिर वह बंदूक लीसा की तरफ तान कर उसे नीचे उतरकर फूल तोड़ने का आदेश देता है। अपनी जान से ज्यादा अपने साथियों की जान बचाने के लिए लीसा मजबूरी में नीचे उतर जाती है। वह बहुत संभल कर एक एक कदम आगे बढ़ती है ताकि किसी अजगर की नजर उस पर न पड़े। काफी सावधानी से वह ब्लड ऑर्किड के फूल तोड़ती रहती है और कुछ ही देर में उसका पूरा बैग फूलों से भर जाता है। जब वह वापस ऊपर आने लगती है, तभी अचानक मौसम बदल जाता है। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में मूसलाधार बारिश होने लगती है। माइक घबराकर चिल्लाता है, जल्दी बैग ऊपर फेंको। लेकिन लीसा उसकी बात नहीं मानती। वह बैग अपने पास ही रखती है। ये देखकर माइक तुरंत एलेक्स और जूली की तरफ बंदूक कर देता है और कहता है कि अगर उसने बैग नहीं फेंका तो वह दोनों को गोली मार देगा। अपने दोस्तों की जान खतरे में देखकर लीसा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह मजबूरी में फूलों से भरा बैग ऊपर फेंक देती है। उसी समय बेहोश पड़ा जेसन धीरे धीरे होश में आ जाता है। मौका मिलते ही वह पीछे से माइक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते फूलों वाला बैग नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसी बैग पर पहले पकड़ा गया वही जहरीला मकड़ा बैठा हुआ है। जैसे ही माइक बैग उठाता है, मकड़ा उसे तुरंत काट लेता है। कुछ ही सेकंड में जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगता है। वह अपने हाथ पैर तक नहीं हिला पाता। जेसन ये सब देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। वह उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माइक का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है और वह सीधे नीचे उन विशाल अजगरों के बीच जा गिरता है। दूसरी तरफ लीसा भी ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन तेज बारिश की वजह से चट्टानें बहुत फिसलन भरी हो चुकी थीं, इसलिए वह भी ऊपर नहीं चढ़ पाती। अचानक चारों तरफ मौजूद विशाल अजगर माइक की तरफ बढ़ने लगते हैं। बचपन में इस फिल्म का यही सीन सबसे ज्यादा डराने वाला था। इतने सारे विशाल अजगर एक साथ किसी इंसान पर टूट पड़ते हैं। मौका मिलते ही लीसा पास पड़े एक बड़े पेड़ के तने पर चढ़ जाती है ताकि अजगर उससे दूर रहे। लेकिन कुछ ही देर में एक विशाल अजगर उसका पीछा करते हुए उसी तने पर चढ़ने लगता है। ये देखकर ऊपर खड़े जेसन, जूली और एलेक्स घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसी समय जूली की नजर पास में रखे एक बड़े पेट्रोल के ड्रम पर पड़ती है। बिना एक पल गंवाए वह उसे उठाती है और सीधे उस विशाल अजगर की तरफ धकेल देती है। अजगर हमला करने के लिए अपना मुंह खोलता है और ड्रम को ही काट लेता है। जैसे ही उसके दांत ड्रम में धंसते हैं, पेट्रोल चारों तरफ फैल जाता है। एलेक्स तुरंत हालात समझ जाता है। वह बिना देर किए अपनी फ्लेयर गन निकालता है और पेट्रोल की तरफ एक फ्लेयर दाग देता है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। धमाका इतना बड़ा होता है कि पूरी पहाड़ी हिलने लगती है। उसके बाद वहां भूस्खलन शुरू हो जाता है। मिट्टी, पत्थर और बड़े बड़े पेड़ टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। नीचे मौजूद विशाल अजगर संभल भी नहीं पाते और देखते ही देखते पूरा इलाका मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब जाता है। एक ही पल में अजगरों का पूरा झुंड वहीं खत्म हो जाता है। काफी देर बाद जब सब कुछ शांत होता है, तब जेसन, लीसा, जूली और एलेक्स किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें एक बांस का बेड़ा मिल जाता है और उसी की मदद से वे नदी के रास्ते जंगल से बाहर निकल जाते हैं। आखिरकार चारों लोग जिंदा बचकर वहां से निकल आते हैं और उनकी ये डरावनी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।